ओके, सो वेव ऑप्टिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे और पिछला जो सीरीज ऑफ लेक्चर अपना चल रहा है उसमें हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर काफी सारा डिस्कशन किया। उसकी पूरी थ्योरी, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन, पाथ डिफरेंसेस, फेज डिफरेंसेस, पूरा एक्सपेरिमेंट का कंसिडरेशन, इंटेंसिटी कैलकुलेशन एंड मेनी 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 मोर थिंग्स। आई गेस ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर अपना कंटिन्यू चल रहा है इसमें न्यूमेरिकल सेट 5 या 4 या 5 तक हमने कवर किया प्रीवियस लेक्चर तक। अब इसी बात को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और आज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशंस और इलस्ट्रेशंस पर हम डिस्कशन करेंगे। एज आई रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ओके, एंगुलर फ्रिंज विड्थ आपको याद होगा कि जब हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ लिखते हैं, मैंने पूरी डायग्राम वगैरह तो उसकी बना दी थी वहां पे। यहाँ पे मैं बस फॉर्मूला रिकॉल करवा देता हूं आपको। एंगुलर फ्रिंज विड्थ we usually represented by theta and we write it by two different ways। एक तो तरीका है हमारा कैपिटल एक्स यानी कि लीनियर फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी, और दूसरा जो मेथड है वो है लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। मतलब हम फ्रिंज विड्थ को बेसिकली एंगल के रेफरेंस में गिनने की कोशिश करते हैं। ओके, अब इसकी थियोरी तो पिछले लेक्चर में कवर हो चुकी है। आज मैं इससे रिलेटेड कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के फिर आगे की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। So for today's class, I will be starting with this question. देख लेना, read it carefully. Now this question says कि S1 S2 ऐसे दो सोर्सेस हैं और सामने स्क्रीन की बजाय ना एक वायर रखी हुई है एंड द वायर इज एट सम डिस्टेंस सच दैट के लैम्डा बाई डी ये जो रेशियो है ये 10 टू द पावर -3 है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहिए कि लैम्डा बाई डी ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड और डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड को रिप्रेजेंट करने वाला एंगल। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाऊं तो मान लेते हैं कि ये ऐसी कुछ फ्रिंजेस हैं, ये जहां पे मैं ग्रीन शेड लगा रहा हूं, लेट्स से कि ये ब्राइट बैंड है और जो एब्सेंटीज हैं वो डार्क बैंड है। लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइक दिस। ओके, सो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड को रेफर करते हुए अगर हमने एक एंगल को गिना तो इसे हम कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। जबकि अगर मैं ऐसे लीनियर लेवल पे ये डिस्टेंस गिनता हूं सीधे सीधे, तो बच्चों ये लीनियर लेवल पे डिस्टेंस x हो जाता है ना। आई कैन से दिस एज कैपिटल डी। आपको याद होगा हमने tan ऑफ थीटा लिखा एंड दैट टर्न्स आउट टू बी x बाय कैपिटल डी। थीटा इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल बिकॉज फ्रिंज विड्थ काफी बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी होती है, तो tan थीटा को हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं थीटा में एंड फाइनली वी गॉट एन आंसर ऑफ x बाय डी। फिर हम चाहते हैं तो ये x यहां से हटा के लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी का सब्स्टिट्यूशन करते हैं एंड देन फाइनली वी गेट दिस आंसर। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा बिकॉज इसी के आगे फिर मैं सॉल्यूशन को बनाने वाला हूं। तो ये कनेक्ट कर पाए आप पिछले लेक्चर से? यस, जरा जल्दी से आंसर करें बच्चों। ये कनेक्ट हो गया आपको जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। यस तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी से आंसर करें। ओके, नाउ there is some query from a student. Let me just sort it out. Okay, it's okay. Let's continue. So यहाँ पे जो कंडीशन हमको दी गई है वह ऐसी है कि the two sources are there and the distance of separation is d. Now having a large screen
इसकी बजाय हमारे पास एक छोटा सा वायर है। तो जो बैंड्स हम लोग देखेंगे ब्राइट और डार्क, वो अब हम इस वायर पे बनाने वाले हैं। ओके, द थिंग इज दैट के लैम्बडा बाई डी ये रेशो जो है ये 10⁻³ इतना है इन रेडियन। एक्चुअली लैम्बडा बाई डी बेसिकली एक एंगल ही होता है, तो ये रेडियन में बताया। बट ये जो वायर है, इस पूरी वायर का अगर हम एंगल रेफरेंस में बनाते हैं तो वो एंगल आ जाता है 0.12 डिग्री। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पे कितने ब्राइट बैंड बनेंगे। तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, डायरेक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। देखो सेंटर में एक ब्राइट बैंड आप एक्सपेक्ट करोगे, ऐसे हो सकता है यहाँ एक आ जाए, हो सकता है यहाँ एक आ जाए, या और छोटे छोटे 4-5 बैंड आ जाए, है ना, मोर देन 4, 3, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। लेकिन अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि दो फ्रिंजेस को बनाने के लिए, जैसे ये यहां से लेके यहां तक जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ लग रही है वो थीटा कहलाती है। तो दो फ्रिंजेस के लिए कितना एंगल मुझे चाहिए और अवेलेबल एंगल कितना है, अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं ये पता कर सकता हूं कि यहां पर टोटल ब्राइट बैंड कितने बन सकते हैं। गेटिंग इट? जैसे ये जो लैम्बडा बाई डी गिवन है, which is 10⁻³ this is nothing but what? Angular fringe width। इसका मतलब ये होता है बेटा कि दो कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस जो बने हैं ना, उनके लिए इतना एंगल बनेगा 10⁻³ अब हमारे पास पूरी वायर में कितना एंगल पॉसिबल है, इस कंसिडरेशन को अगर मैं यूज करता हूं तो मैं टोटल ब्राइट बैंड निकाल सकता हूं। जैसे आपको समझाने के लिए जस्ट एक काइंड ऑफ रेफरेंस अगर मैं यहां पे बनाऊं कि फॉर वन फ्रिंज विड्थ जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो लैम्बडा बाई डी है। सो हमें पता नहीं कि एन फ्रिंजेस 0.12 डिग्री में बैठ जाएंगे, समझे? यस सर। कर पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हो? उसको थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है, देखो 10 मिनट चले गए इस बात को समझाते हुए। यस, यस अगर दो, एक जो फ्रिंज विड्थ है, एक पूरी फ्रिंज विड्थ, उसके लिए लैम्बडा बाई डी इतना एंगल है। अब लैम्बडा बाई डी को तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू में यहां लिख सकते हो 10⁻³ जैसा कि गिवन है। तो 10⁻³ रेडियन इतने एंगल में एक फ्रिंज विड्थ आ सकती है, ठीक है ना, एक सिंगल फ्रिंज विड्थ उसमें अकोमोडेट की जा सकती है। तो फिर अगर हमारे पास 10⁻³ हमारे पास 0.12 डिग्री इतना अवेलेबल एंगल है, तो हम कितने फ्रिंजेस उसमें बिठा पाएंगे? कनेक्ट कर पा रहे हो? यस सर। हाँ, तब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। यहां पे वन फ्रिंज का मतलब ये नंबर में 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो n इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.12 डिग्री इंटू 1। क्लियर हो गई बात? Yes. नाउ दिस n विल बिकम इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखो, 0.12 इंटू, सबसे पहले तो बेटा इसको π/180 करना पड़ेगा। क्यों, आप सोचो, क्यों इसे π/180 करना पड़ेगा? बिकॉज ये डिग्री में है और ये रेडियन में है, और एसआई यूनिट का कैलकुलेशन हम लोग पूरा का पूरा रेडियन में करते हैं, तो हमने उसे कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग विद अ फैक्टर ऑफ π/180। ओके, नाउ दिस होल फैक्टर शुड बी डिवाइडेड बाय 10⁻³ ये यहां से इधर नीचे। अब ये 10⁻³ ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ, तो +3 हो जाएगा। +3 आप इसको एडजस्ट करो, तो क्या ये डेटा सॉल्व करने के बाद ऐसे हो जाएगा 120 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। करेक्ट है? Yes. Therefore this n will now become equal to, ये 0 कट गया, ये हो गया 3, सॉरी ये हो गया 2, ये हो गया 3,
So this turns out to be 2 into 3.14, that is the value of phi, divided by 3. So you may write 6.28 divided by 3, which is in approximation 2. ठीक है, तो कितने फ्रिंजेस बैठेंगे, कितने फ्रिंज विड्थ बैठेंगे? 2. कितने फ्रिंज विड्थ? हाँ, ये बात याद रखना, यहाँ पे विड्थ है, फ्रिंज विड्थ। तो 2 फ्रिंज विड्थ बैठने का मतलब तो यही हुआ ना बेटा, सेंटर में एक आया 0 नंबर का बैंड, यहां आया 1 नंबर का बैंड, और यहां भी आया 1 नंबर का बैंड। तो यहां से यहां एक फ्रिंज बैठ गई, और यहां नीचे भी एक फ्रिंज विड्थ बैठ गई। तो टोटल कितने बैंड्स बने, टोटल ब्राइट बैंड कितने बने इसमें? 3। शाबाश। 3. टोटल 2 फ्रिंज विड्थ को एडजस्ट करने के लिए 0 ऊपर एक फ्रिंज विड्थ हो गई, 0 के नीचे एक दूसरी फ्रिंज विड्थ हो गई। लेकिन काउंटिंग ऑफ बैंड करूंगा मैं तो 0 + 1 एंड देन अगेन +1, तो टोटल हो गए 3 फ्रिंजेस। 3 इसमें ब्राइट बैंड अकोमोडेट हो सकते हैं। समझ गई बात? बहुत स्लो हुआ पर चलिए, ओके चलिए मैं थोड़ा सा अब तेज हो जाऊंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 slits are separated by 0.32 millimeter, a beam of 500 nanometer। तो ये जो 0.32 मिलीमीटर हमको गिवन है ना, ये स्मॉल डी है, दिस इज स्मॉल डी, और ये नैनोमीटर में जो वेवलेंथ हमको प्रोवाइड की गई है ये लैम्डा, दिस इज लैम्डा। ठीक, दिस इज स्मॉल डी एंड दिस इज लैम्डा। Light strikes the slit producing an interference pattern. Determine the number of maxima in the angular range of -30 to +30। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स से कि ये S1 सोर्स है, this is S2 source, and we have screen somewhere kept at a separation of D and so on. This you may claim as the central bright band, 0th bright band। अब हमें 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे तक बैंड्स बनाने हैं, ठीक है ना? हो सकता है कि यहां से लाइट निकल के 30 डिग्री ऊपर मैंने यहां तक पहुंच जाए। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 30 डिग्री ऊपर आपने कैसे जस्टिफाई किया? तो बहुत आसान है बेटा, ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से परपेंडिकुलर बना दिया, ये जो थीटा है ये 30 डिग्री है, क्योंकि बिल्कुल अगर मैं सामने आता हूं तो 0 डिग्री, जैसे 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 ऊपर जाएंगे तो ये थीटा बढ़ता जाएगा, अगर मैं और ऊपर जाता हूं तो ये थीटा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर रेंज इसका +30 ऊपर है, और वैसे ही आप सेंट्रल बैंड के नीचे भी जा सकते हो तो -30 नीचे भी आ सकते हैं। क्लियर हुई बच्चों बात में? Yes. अब लॉजिकली यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करो, तो क्या ये वाली जो चीज है जिसको मैं अभी पिंक कलर कर रहा हूं, क्या ये पार्ट डिफरेंस है? Yes. तो क्या इस चीज को लिखा जा सकता है d sin थीटा? यस और नो? Yes. तो करंट सिचुएशन में पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? D sin theta. d sin theta। Let's write path difference is equal to n lambda because we are supposed to answer a question for bright bands maxima। तो कितने मैक्सिमा बनेंगे मतलब हमको समझ में आ जाएगा ना n से। तो let's write n lambda। Now just continue with d sin theta। अब n तो मुझे पता करना है, this lambda is 500 into 10 to the power -9। d का वैल्यू अगर मैं देखता हूं तो 32 into 10 to the power -5 if I'm not wrong, बिकॉज मिलीमीटर का पहले मैं मीटर कर दूंगा 10 to the power -3, और 0.32 को मैं 32 कर दूंगा तो 10 to the power -2 एक्स्ट्रा, तो दोनों मिला के हो गया 10 to the power -5 into we have to go for sin 30। now sin 30 कितना हो जाएगा? हाफ। so n will be 32 into 10 to the power -5 divided by, see it carefully, 500 into 10 to the power -9 into 2। क्या कहते हो? sin 30 का हाफ, सही है? सो n इज इक्वल टू, अब देखो 500 into 2 ओवरऑल कितना हो जाएगा? 1000।
है ना। 1000 अगर ये होता है तो 10 टू द पावर -6 हो गया ये, तीनों जीरोस एडजस्ट करके। फिर -6 ऊपर ले लिया आपने न्यूमरेटर में, तो -5 + 6 तो +1, मतलब सारा सॉर्ट आउट करने के बाद आंसर आया 320। तो 30 डिग्री के एंगुलर रेंज पर, यानी कि इस पॉइंट P पर हमको कितने नंबर का ब्राइट बैंड मिलेगा? 320 ब्राइट बैंड। समझे बच्चों? Yes. क्या एग्जैक्टली इसी तरीके की सिचुएशन यहां कहीं नीचे भी होने वाली है? सेम ऐसी। तो यहां भी हमको एक पॉइंट Q मिल सकता है जिसका नंबर भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा 320, क्योंकि एंगुलर रेंज दोनों केसेस में इन्होंने सेम बताई है। अब आप मुझे बताओ कि टोटल स्क्रीन पर 30 डिग्री की रेंज में ब्राइट बैंड यानी कि मैक्सिमा कितने हुए? तो ऊपर 320 प्लस 0 नंबर का एक बीच में, प्लस वापस से 320 नीचे। ये 0 नंबर का भी एक काउंटिंग में आएगा, क्योंकि यहां से 320n आया है, तो 1 2 3 4 5 6 करते करते 320, तो 0 को भी गिनना पड़ेगा। तो ये ऊपर के सेगमेंट में 320, नीचे के सेगमेंट में भी 320 और बीच में 0 नंबर का एक एडिशनल और बैंड, सेंट्रल बैंड। तो टोटल आंसर हो गया 641. 641। तो ऐसे इसका आंसर निकाला जा सकता है। दिस इज हाउ वी ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, so these are some interesting kind of concepts, you may say kind of numericals, which were just supposed to be considered for the angular fringe width and other considerations. अब आइए एक और बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मैं इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 4-5 साल के आप नीट के या जेई के या इवन सीईटी के पेपर्स के ट्रेंड्स देखेंगे, तो ये जो कंसेप्ट मैं भी आपको सिखाने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पर इन एग्जामिनेशंस में आए हैं। ओके, सो इसे मैं कहता हूं फ्रिंज शिफ्ट। ये मैंने एक अपना नाम दे दिया भाई, इसके हम इसको कॉल करेंगे फ्रिंज शिफ्ट। मामला क्या है आइए समझाते हैं। सपोज पूरी थियरी पहले मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव टू मोनोक्रोमैटिक सोर्सेस equally bright, and you may further say narrow and close to each other and coherent, and we just place some screen and let the interference happen between the light waves coming from these two sources. सब कुछ बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा था। ओके, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर आप ऐसे माने। Even I may say कि at the center of the screen there is a perfect bright band happening. बिल्कुल सेंटर में जो है एक बहुत अच्छा सा ब्राइट बैंड यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। बट अब हमने एक फिजिकल चेंज या एक एडिशन इस एक्सपेरिमेंट में कर दिया। एक बिल्कुल नया सा चेंज हमने इसमें किया। वो हमने ये किया कि किसी भी एक सोर्स के सामने हमने एक ग्लास की या एक ट्रांसपेरेंट शीट को होल्ड किया, जैसे ये। सब कुछ अच्छा था, ठीक ठाक चल रहा था, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा था, लेकिन हमने एक एडिशनल शीट, ट्रांसपेरेंट शीट है, लाइट को ब्लॉक नहीं करेगी, वो लाइट जिसके थ्रू पास हो सकती है, ऐसी शीट को हमने किसी एक सोर्स के सामने होल्ड किया। आप चाहें तो ऊपर वाले सोर्स पे ले लें, चाहे तो नीचे वाले सोर्स पे ले लें, या आप चाहें तो दो शीट इस्तेमाल कर सकते हो, एक ऊपर वाले सोर्स के सामने और एक नीचे वाले सोर्स के सामने। तो पहले एक सिंपल केस तो समझ लो। तो हमने यहाँ पे एक शीट को होल्ड किया। अब हमें यह बताया जाता है कि इस शीट का जो थिकनेस है वो T है। ओके, और जो शीट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेवल पे यूज हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये म्यू है। हमें ये बात बताई जाती है। तो ऐसा करने से क्या होगा? नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग डिस्कशन। बहुत सारी वैरायटी ऑफ चेंजेस हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारी।
तो इस एस्पेक्ट को डिटेल में समझने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाता हूं, जिसे बच्चों हम कॉल करते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या कॉल करेंगे? ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ। लेट्स से कि हमारे पास एक ग्लास का शीट है या कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का शीट है ऐसे, जिसकी जो थिकनेस है वो टी है। अब हमने क्या किया, ऑफ कोर्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब हमने क्या किया, इसमें से लाइट को पास कराया, जस्ट लाइक नॉर्मली मैंने लाइट को सीधे सीधे पास करा दिया, ये ऐसे, और ये डॉटेड लाइन में दिखा रहा हूं कि ये इस मटेरियल के अंदर से फिर ये पास होके लाइट से बाहर आ रही। बच्चों आप सोचो कि ज्योमेट्रिकली लाइट की रे ने ग्लास की शीट में से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ज्योमेट्रिकली? तो आंसर सिंपल है, चूंकि इस ब्लॉक का जो थिकनेस है वो टी है, तो लाइट की रे बाय ज्योमेट्री, बाय लेंथ, टी थिकनेस को क्रॉस करने के बाद ही बाहर आई। सही है? तो इसका जो ज्योमेट्रिकल पाथ है वो हो जाता है टी। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी आता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ। और ऑप्टिकल पाथ हम लिखते हैं म्यू टी। समझे? म्यू टी। ऑप्टिकल लेवल पे इस मटेरियल का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, उसके रेफरेंस में कुछ डेंसिटी रही होगी, मटेरियल के अंदर से लाइट पास हो रही है, तो ऑप्टिकली उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो हम बोलेंगे म्यू टी। अब आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं, सर एयर में लाइट ट्रैवल करती है तो हम लोग तो ऐसे ही डिस्टेंस गिनते हैं, म्यू वाला टर्म हम वहां पे नहीं लाते हैं। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, एयर में जब हम लाइट के डिस्टेंस के ट्रैवलिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है ना। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 है तो म्यू की जगह पे हम 1 ही बोल देंगे। तो एयर के लिए ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ दोनों सेम हो जाते हैं। Yes. लेकिन अगर कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो एयर के मुकाबले में हाईयर डेंसिटी रखता है, तो उसके रेफरेंस में ऑप्टिकल पाथ का वैल्यू म्यू टी लिखा जाएगा। ठीक है, बात समझे बच्चों? Yes, sir. लेकिन ऐसा करने से ना एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ। अगर आप ध्यान दो तो यहां पे पाथ में डिफरेंस आया। जस्ट इमेजिन करो कि एक लाइट रे जो है ना बाहर से जा रही है, जस्ट इमेजिन करो ये लाइट रे ऐसे सीधे सीधे बाहर से गई, और इतने थिकनेस को मैं रेफर अगर करता हूं, बस इसके रेफरेंस थिकनेस के साथ अगर मैं उसको चेक करता हूं, तो आप मुझे बताओ रे 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये थिकनेस को रेफर करके? T. टी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। लेकिन आप मुझे बताओ रे 2 ने कितना किया? Mu T. म्यू टी, क्योंकि वो इस मटेरियल के अंदर से आ रही थी। तो जब भी लाइट किसी मटेरियल के अंदर से उसके थ्रू होके गुजरती है तो उसका पाथ अब ज्योमेट्रिक नहीं रहता, बल्कि उसके लिए हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ टी। तो सोचो रे 1 और रे 2 में पाथ में डिफरेंस आ गया ना। रे 2 ने कितना ट्रेवल किया Mu T. और रे 1 ने कितना ट्रेवल किया, T. तो फिर पाथ में डिफरेंस आ गया। और ये पाथ का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं म्यू टी माइनस टी, दोनों पाथ का फर्क ले लो, डिफरेंस ले लो। तो आप यहां पे टी फैक्टर कॉमन लेके लिख सकते हो म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये कंसेप्ट हम लोग 11th के ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, बस मैं ऐसे ही रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे से रिफ्रेश हो जाए और यहां फ्रिंज विड्थ की कंडीशंस को आप अच्छे से उस बात के साथ रिलेट करके समझ सको। बहरहाल ग्लास की शीट या कोई ट्रांसपेरेंट शीट ऐसे बीच में आने की वजह से हमको एक इंटरेस्टिंग यहां पे कंसेप्ट समझ में आया कि यहां पे पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना में पाथ डिफरेंस तो की कंसेप्ट होता है, क्योंकि किसी भी बैंड का बनना, उसका डार्क होना या ब्राइट होना, ये पूरी तरीके से पाथ डिफरेंस के बेसिस पे तय किया जाता है। करेक्ट है ना? Yes. अब जरा सोचो बच्चों कि ये शीट यहां नहीं है, जस्ट इमेजिन करो दिस शीट इज नॉट देयर,
तो ये S1 से निकलने वाली रे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? S1O। लेकिन जैसे ही ये शीट बीच में आ जाती है, एडिशनली इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो सिर्फ इतने अंदर वाले पोर्शन के लिए, सिर्फ इतने अंदर वाले पोर्शन के लिए, क्या ये रेड वाला डिस्टेंस अब म्यूटी हो जाएगा? Yes. तो क्या एडिशनल पाथ उसको ट्रैवल करना पड़ा? Yes. अगर ये शीट यहां नहीं होती और ये लाइट रे ऐसी ही जाती तो ये डिस्टेंस कहलाता टी, लेकिन ये शीट यहां पर है, इसलिए अब ये डिस्टेंस कहलाएगा म्यूटी। समझे बेटा? Yes. तो एडिशनल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। अब मेरा इंटरेस्ट तो इस बात में समझने में है कि पॉइंट ओ पर एक्चुअल पाथ डिफरेंस कितना आया होगा। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू लर्न दैट पार्ट, कि पॉइंट ओ पे पाथ डिफरेंस कितना आया होगा। तो लेट्स ट्राई, बहुत ध्यान से देखना। लेट्स से कि ये वाली जो रे चल रही है ना, ये हमारी फर्स्ट नंबर की रे है, लेट्स इमेजिन, और ये वाली जो रे चल रही है ये हमारी सेकंड नंबर की रे है, ठीक है। और दोनों पॉइंट ओ पर पहुंच गए, तो आई एम इंटरेस्टेड टू गेट एन आंसर फॉर पॉइंट ओ फॉर रे 1। रे 1 ने कितना पाथ कवर किया? अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आंसर है S2O. S2O। बहुत अच्छे, शाबाश। अब बताएं रे 2 का पाथ। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे रे 2 का पाथ, तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। देखो ध्यान से, S1O माइनस टी, ठीक है। S1 से O में से खाली T फैक्टर निकाल दो, इतना चला, प्लस म्यू टी। समझो जरा, क्योंकि S1 से O जाने के दो हिस्से हैं, दो पोर्शन हैं। कुछ हिस्सा जो इस शीट के अंदर है उसे मैं क्या लिखूंगा? Beauty. म्यू टी। और शीट के जो अब बाहर है उसे कैसे लिखूंगा? सोचो तो, शीट के बाहर वाले हिस्से को मैं कैसे लिखूंगा? सोचो, S1 से लेके O में से अगर मैं T को हटा देता हूं तो क्या बाहर वाला हिस्सा बच गया? S1 से O जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। वो पोर्शन जो शीट के अंदर ट्रैवल हो रहा है, जो शीट के अंदर ट्रैवल हो रहा है वो कितना हुआ? Beauty. अब शीट को छोड़ के बाहर कितना है? ये इधर और ये इधर बचा हुआ, ये सारा कितना है? ये कैसे निकालूंगा मैं? तो ऐसे ही निकालूंगा ना, S1 से O तक में से T को हटा दो तो बाहर वाला पोर्शन मिल गया मुझे। यस सर। हाँ, तो इस रे ने जो पाथ ट्रैवल किया वो शीट के अंदर वाला हिस्सा यानी कि म्यूटी, और शीट के बाहर वाला हिस्सा यानी कि S1O माइनस टी। कुछ बात क्लिक हुई बेटा? यस सर। अब बच्चों मेरा इंटरेस्ट है कि मैं पाथ डिफरेंस निकालूं, यहां पे पाथ में डिफरेंस। तो मुझे देखने पे थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि ये सेकंड रे का पाथ जरा ज्यादा है, तो मैं सेकंड रे के पाथ को फर्स्ट वाली रे के पाथ से माइनस करता हूं। तो ध्यान से देखें, S1O माइनस टी प्लस म्यू टी माइनस S2O। सही लिखा बच्चों? बिकॉज दिस इज द पाथ फॉर द फर्स्ट रे एंड दिस इज द पाथ फॉर द सेकंड रे। Sorry, this is the path for the first ray and this is the path for the second ray and this last one is the path for the first ray. सही लिखा मैंने? यस सर। अब आपने यहां पर मुझे एकदम करेक्ट आंसर देना है। सेंट्रल बैंड है, ये शीट थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दो, तो क्या S1 से O और S2 से O ये सेम होंगे? Yes. यस। वेरी गुड। तो इसका सीधा मतलब हुआ कि S1 से O फैक्टर और S2 से O फैक्टर आपस में कैंसल आउट हो गया। Now what we are getting? Beauty minus T. Very good. We are getting mu t minus t now which can be written as mu minus 1 into t. तो हमको सबसे पहली कंडीशन शीट के इंट्रोड्यूस करने की वजह से ये पता चली कि एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा।
जबकि सेंट्रल बैंड पर वैसे कोई पाथ डिफरेंस एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने शीट को इंट्रोड्यूस किया हमको एक एडिशनल पाथ डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वो एडिशनल पाथ डिफरेंस होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। फंडामेंटल क्लियर हुए बच्चों? यस। यस। अब बेटा अगर एडिशनल पाथ डिफरेंस आया है तो एडिशनल फेज डिफरेंस भी आएगा, है कि नहीं? और हम जानते हैं फेज डिफरेंस हो जाता है 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू path difference. तो करंट सिचुएशन में 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू हम लिख सकते हैं म्यू माइनस 1, क्योंकि पाथ डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी आया था। आई ना बात समझ में? Yes. लेकिन इसमें एक दो कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं। वी विल बी सॉल्विंग सेवरल न्यूमेरिकल्स ऑन टू इट, डोंट वरी। मैं बड़े बड़े आराम से चल रहा हूं, मैं एकदम इत्मीनान से सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। नाउ सपोज अगर हम ऐसा माने कि ये हमारा पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्बडा है एयर के हिसाब से बात करें तो, और ये हमने लगा दी स्क्रीन। ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सेंट्रल बैंड है 0 वाला, लाइट की रेज ऐसे सीधे आ सकती थी, बिना किसी लाग लपेट के अगर लाइट की रे ऐसे सीधे आती है और पहले से सोर्सेस 0 फेज डिफरेंस पर है, कोहेरेंसी के साथ है, तो सेंटर पे हमको ब्राइट मिलेगा, 0 पाथ डिफरेंस जनरेटेड है। क्लियर है पॉइंट? Yes. लेकिन अगर मैं इसमें दो काम करूं, दो अलग अलग काम। पहला काम तो मैं ये करता हूं कि इसके सोर्स के सामने एक शीट इंट्रोड्यूस कर देता हूं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। एक शीट इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शीट का थिकनेस है टी और शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, लेट्स से। व्हाई आई एम सेइंग μ2 मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। और सोर्स और स्क्रीन के बीच में एक दूसरा मीडियम भर देता हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। इस वाले एग्जांपल में सोर्स और स्क्रीन के बीच में तो एयर थी, कुछ दूसरा नहीं था। समझ रहे ना बेटा? लेकिन ये वाले एग्जांपल में मैंने बहुत जबरदस्त चेंज किया। क्या किया मैंने? एक तो शीट इंट्रोड्यूस कर दी, पहले ये दिक्कत कर दी, फिर उसके अलावा मैंने और एक्स्ट्रा क्या किया, Media. ये सोर्स और स्क्रीन के बीच में मैंने वाटर भर दिया फॉर एग्जांपल, या ऑयल भर दिया पूरा, या कोई दूसरा ऐसा मीडियम फिलअप कर दिया जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के अलावा कुछ भी। अगर एयर होती तो यहाँ पे 1 आ जाता। तो एयर के अलावा कोई भी दूसरा मटेरियल मीडियम मैंने इस्तेमाल किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। ये आपको पहले क्लिक हुआ कि नहीं बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। यस, ओके। Yes. नाउ इस सिचुएशन में हम जानना चाहते हैं कि भाई पाथ डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा। इट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो वैसे ही काम करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही काम करते हैं जैसे अभी अभी हमने किया। सबसे पहले तो हम इस नीचे वाली रे को रे 1 कॉल कर देते हैं, चलो, और इस ऊपर वाली रे को कॉल करते हैं रे 2। ठीक है? तो बेटा रे 1 के लिए ध्यान से समझना, रे 1 के लिए पॉइंट ओ तक पहुंचने के लिए कितना पाथ ट्रैवल करना पड़ा, बताओ जल्दी से Yes. बताओ। रे 1 ठीक से बताओ, बोलो जल्दी। μ1 S2। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। μ1 S2O, क्योंकि रे अब एयर में से नहीं जा रही है। देखो ये कंसेप्ट, जब भी रे किसी मटेरियल मीडियम में से जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तो वो अब ज्योमेट्रिकल पाथ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बल्कि वो ऑप्टिकल पाथ पर कैलकुलेट किया जाएगा। ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा म्यू इंटू थिकनेस। तो यहां पर ये रे जो चल रही है इसका ज्योमेट्रिकल पाथ H2O है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा μ1 इंटू H2O। समझे बच्चों? बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड। अब मैं जानना चाहता हूं
कि रे 2 का क्या मामला है, उसका पाथ कैसे लिखेंगे हम, सोच समझ के बताओ। mu1 S1O minus mu2 शाबाश, S1O माइनस टी इंटू म्यू1 प्लस म्यू2 टी। क्या कहते हो, क्या कहते हो बेटा? क्योंकि इसको मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा कौन सा, जो शीट के अंदर से जा रहा था, शीट के अंदर से जो पोर्शन जा रहा है उसका पाथ कितना हुआ, म्यू2 टी। पूरे पाथ में से अगर टी को हटा दिया जाए तो बचा कितना, S1O माइनस टी। समझ रहे हैं? लेकिन ये S1O माइनस टी ये पोर्शन अब कौन से मीडियम में है, mu1 तो इसका ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, S1O माइनस टी इंटू म्यू1। समझो, बात को समझो, क्लियर हुई बात? yes sir एवरीवन, गर्ल्स आंसर नहीं दे रहे? yes sir ओके, नहीं समझा तो देखो भाई, पूछो अभी, ठीक है। S1 से जो लाइट रे निकलेगी और O तक पहुंचेगी, उसके पाथ को हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। वो सेगमेंट जो इस शीट के अंदर से जा रहा है, शीट के अंदर से जाने वाले सेगमेंट का तो सीधा सीधा मामला है म्यू2 टी। अब बाहर कितना बचा, तो बाहर बचा S1O माइनस टी। आई होप आप समझ पाए। S1 से O, उसमें से ये T सेगमेंट हटा दो, इतना बाहर बचा। yes लेकिन जो बाहर बचा हुआ सेगमेंट है वो अब एयर में नहीं है, वो कौन से मीडियम में है, mu1 म्यू1। तो उसका पाथ क्या लिखना पड़ेगा, तो उसको म्यू1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑप्टिकली। समझे नहीं yes समझे? अब आओ निकालते हैं इसका पाथ डिफरेंस। लेट्स कैलकुलेट इट्स पाथ डिफरेंस। बच्चों अगर मैं इसके पाथ डिफरेंस पर अब बात करूंगा तो मुझे देखते ही समझ आता है कि रे 2 का पाथ कंपैरेटिवली ज्यादा है, ठीक है ना। एक्सेस पाथ इसी रे ने ट्रैवल किया है क्योंकि शीट भी तो हमने यहां लगाई थी। तो पहले बड़ा वाला पाथ लिखते हैं, लेट मी राइट इट। क्या इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, S1O माइनस टी, इसको ऑप्टिकल बनाने के लिए म्यू1 से मल्टीप्लाई, देन म्यू2 टी एंड देन माइनस S2O into mu1. Let's have the multiplication of bracket S1O into mu1 minus mu1t plus mu2t minus S2O into mu1। आपको क्या लगता है S1O mu1 और S2O mu1 का क्या होना चाहिए, same cancel same कैंसिल होना चाहिए। वो क्यों कैंसिल होना चाहिए, इसलिए क्योंकि एक तो दोनों में म्यू1 है, दूसरा पॉइंट सेंटर में कंसीडर है। ज्योमेट्री के हिसाब से S1O जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस S2O भी होना चाहिए, बिकॉज द पॉइंट इज एट द सेंटर। तो सीधी बात है कि हम ये फैक्टर कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब बच्चों ये बताओ कि यहां पर हमें फाइनल पाथ डिफरेंस क्या मिला, ये दो, mu2 तो आंसर मिला म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू t इस आंसर को मैं चाहता हूं अब यहां कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें आप। तो यहां पर म्यू2 माइनस म्यू1 की बजाय क्या आया था, म्यू माइनस वन इसलिए आया था क्योंकि यहां सराउंडिंग में हमने एयर अज्यूम की थी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब एयर की बजाय कोई और दूसरा मीडियम आ गया तो आंसर क्या आया, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी। बात समझ आई बेटा? yes sir अब पाथ डिफरेंस अगर आया है तो फेज डिफरेंस भी आएगा, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू path difference. Therefore, can I finalize this answer as 2 pi by lambda in multiplication of mu2 minus mu1 into t? समझे बच्चों? yes अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं इसमें एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ा ही आसान सा, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। आप देखते ही इसको टिक कर सकते हो, देखते ही आप इसको समझ सकते हो।
कि इसका आंसर क्या है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। बिल्कुल देखते ही आप समझ जाओगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, दो सोर्सेस थे, वाटर था, यहाँ एयर नहीं है वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, एक शीट इंट्रोड्यूस की गई जिसकी थिकनेस t है, ये सोर्स के सामने हमने शीट लगा के पकड़ी और इस शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है μ2 है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फेज डिफरेंस एट सेंटर क्या होगा, C. फटाक से बताओ, एकदम झटके में बता देना चाहिए आपने, क्या आंसर होगा? C. पक्की बात, ये सारा सॉल्यूशन होगा यहाँ, है ना, जैसे यहाँ किया वैसे ही सॉल्यूशन यहाँ आएगा। एक लाइट रे ऐसे निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी, जो S1 से O तक जाएगी उसका पाथ हो जाएगा μ1 S1O, जो यहां से यहां जाएगी उसको दो सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, वो पोर्शन जो शीट से जा रहा है, फिर वो पोर्शन जो बाकी बचा हुआ है, शीट से जाने वाला पोर्शन हो जाएगा μ2t, बाकी जाने वाला पोर्शन हो जाएगा S2O माइनस t इंटू μ1, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने यहां लिखा। Yes. परफेक्टली ओके, यस, कॉन्फिडेंस के साथ ना, अरे हाँ या ना कुछ तो बोले भाई। सर। ओके हाँ सर। ओके, चलिए अच्छी बात है ना। सिमिलर आइडिया पर एक क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, एडवांस में पूछा था, सिमिलर आइडिया, कोई खास बात नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है इस सिचुएशन में पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस, जब स्लिट से पहले एक मीडियम है, स्लिट के बाद दूसरा मीडियम है, और जो ग्लास की प्लेट या कोई मटेरियल की प्लेट हमने पकड़ी उसका एक अलग मीडियम है, तीन तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब इसके लिए आंसर कैसे निकालें? तो बड़ा आसान है बच्चों, गौर से सुनो। अगर मैं यहां पे पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूं, हालांकि ये क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा है इन्होंने, तो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि स्लिट से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। देखिए यहां पे हमने कभी माना कि स्लिट से पहले कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई कंसिडरेशन है नहीं। सिर्फ किस बात का कंसिडरेशन होता है कि Slit के. स्क्रीन के बीच में कौन कौन से मीडियम है ना, Yes. और उस हिसाब से फिर हम लोग ये जो शीट है, ये जो प्लेट है, मटेरियल जो भी लगाया आपने ट्रांसपेरेंट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस गैप में मौजूद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं और टी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझे आप एक बात बताओ, ये डायग्राम देखते हुए कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, सोच समझ के बताओ। n3 minus n2 into t. कितना? n3 minus n2 into t. शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, परफेक्ट, बढ़िया, यही करते हैं ना बेटा। देखो यहाँ पे भी यही किया ना, पार्ट डिफरेंस μ2 माइनस μ1 इंटू टी। तो यहां पर ये शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3, गैप में मौजूद मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, तो सीधी सीधी बात है, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा n3 माइनस n2 इंटू टी, बात खत्म है कि नहीं? देखो कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये एडवांस वाला प्रॉब्लम है, फिर भी हम इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए 5-6 मिनट ले रहा हूं, अदरवाइज इट्स ओनली 10 सेकंड मामला। तो n3 माइनस n2 इंटू टी हो गया, लेकिन हमको तो निकालना है फेज डिफरेंस। तो अब आप बताओ फेज डिफरेंस क्या करेंगे? 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू, क्या करेंगे बोलो जल्दी, पाथ डिफरेंस। तो आंसर हो गया 2 पाई बाई लैम्बडा n3 माइनस n2 इंटू टी, एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। बट while you see the option, you are seeing that it is all lambda 1 lambda 1 lambda 1 lambda 1, there is no lambda, this lambda is basically for air। इस फॉर्मूले में ये जो लैम्बडा जब भी हम लिखते हैं ना, ये एयर के लिए लिखते हैं, ओके। तो हमको किसी तरीके से इस लैम्बडा को कन्वर्ट करना पड़ेगा लैम्बडा 1 में, बिकॉज सारे ऑप्शंस तो लैम्बडा 1 वाले हैं, है कि नहीं? तो इसको कन्वर्ट कैसे करें? तो एक सिंपल बात, लैम्बडा 1 ये
वेवलेंथ कौन से मीडियम को बिलोंग कर रही है? N1। N2. तो हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। ये फॉर्मूला याद है आपको? 11 में पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। याद है? नहीं, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, दो बार नहीं पूछने लगाना चाहिए। सुनो, Yes, sir. अब यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कौन से मीडियम का इस्तेमाल करेंगे? चूंकि हमको वेवलेंथ λ1 चाहिए, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम कौन सा लेंगे? N1. N1। वेवलेंथ इन एयर को तो हम बस लैम्बडा लिखते हैं, वेवलेंथ इन मीडियम को क्या लिखेंगे N1 के हिसाब से? λ1. λ1। बहुत अच्छे, तो ये आपका मामला खत्म हो गया। देयरफॉर जरूरत पड़ने पर लैम्बडा का रिप्लेसमेंट क्या हो गया? N1 λ1। N1 λ1। तो इसके हिसाब से ये आंसर हुआ 2 पाई, लैम्बडा हटा और आंसर आया N1 λ1। फिर आगे का जो मैं आपको समझा चुका हूं, N3 माइनस N2 इंटू 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हालांकि ये लाइक जेई एडवांस में पूछा गया, बट अगर आपको ये कंसेप्ट क्लिक होता है कि पार्ट डिफरेंस लिखना कैसे है, हार्डली 10 सेकेंड्स, बहुत हो गया। वन ऑफ द टफ प्रॉब्लम्स, गेटिंग इट राइट? Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरा मेजर इंटरेस्ट तो आपको यहाँ पे फ्रिंज शिफ्ट समझाने का था या है, लेकिन अभी खाली बात इतनी आपको समझ में आई कि शीट इंट्रोड्यूस करने से, ट्रांसपेरेंट शीट इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है। तो इन वन लाइन यू में से एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है ना? पक्की बात है एकदम, ये समझ आ गया सबको कि एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है। और आमतौर पर चूंकि ये एक्सपेरिमेंट्स एयर में परफॉर्म होते हैं, तो वो एडिशनल पाथ डिफरेंस हो जाता है μ-1 इंटू टी। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स किसी दूसरे मीडियम में परफॉर्म होंगे तो वही पार्ट डिफरेंस हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू टी। बट द मेजर क्वेश्चन स्टिल प्रेसिस्ट, मेजर क्वेश्चन अभी बाकी ही है कि ऐसा हम शीट इंट्रोड्यूस करें तो हुआ क्या, क्या चेंज हमको नजर आया। ये ठीक है, ये सुनने में, समझने में, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है कि यार पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा हो गया, पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा हो गया। मतलब पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा हुआ तो हुआ क्या फिर? टू अंडरस्टैंड दैट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन। लेट्स से कि ये अपने दो सोर्सेस हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, S1 और S2, और ये स्क्रीन अपनी हमेशा की तरह जैसी है, विद अ सेपरेशन कैपिटल डी, सोर्स एंड स्क्रीन सेपरेशन कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस स्मॉल डी, सब कुछ बहुत बढ़िया। एक शीट इंट्रोड्यूस हो गई, किसी भी सोर्स के सामने करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप जहां चाहें उस शीट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 2 शीट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इनफैक्ट आप बंच ऑफ शीट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना? ये सारी पॉसिबिलिटीज मैं इसलिए बताते जा रहा हूं क्योंकि हमको आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स लेने हैं। अब शीट इंट्रोड्यूस करने से पहले हो सकता है कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पे हमको ऐसा दिख रहा होगा। ये जहां जहां मैंने मार्किंग करी है, क्या लगता है आपको, आपके अंदाजे से ये क्या होना चाहिए जहां जहां मैंने मार्किंग करी है? Bright band. ब्राइट बैंड। और ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेंटर में बनने वाला ब्राइट बैंड है, 0th ब्राइट बैंड। नाउ क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड कि हमने शीट को इंट्रोड्यूस किया तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आया, क्या होगा जब हम शीट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चों आंसर बड़ा सिंपल है, बड़े गौर से सुनना। टिपिकली देयर इज नो चेंज इन फ्रिंज विड्थ। जो फ्रिंज विड्थ बन रही है, यानी कि 2 बैंड्स, कंसेक्यूटिव बैंड्स के बीच का डिस्टेंस, इसमें कोई चेंज नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, जैसा था वैसे। टिपिकली देयर इज नो चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द बैंड। बैंड की इंटेंसिटीज में भी कोई फर्क नहीं आया, जो ब्राइट था वही ब्राइट रहा, जो डार्क था वही डार्क रहा, जो जितने डिस्टेंस और गैप पर बैंड्स बनने चाहिए थे उतने ही डिस्टेंस और गैप पर बैंड्स बन रहे हैं, कोई चेंज।
फिर आपके मन में सवाल है कि यार हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं, शीट बीच में लगा रहे हैं, लाइट को हम ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो ट्रांसपेरेंट शीट है, उसके रास्ते में हमने शीट को लगाया, तो हमें तो सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि एडिशनल पार्ट डिफरेंस आया, एडिशनल पार्ट डिफरेंस आया, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। हुआ यहाँ पे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और वो चीज ये है कि जैसे ही आपने शीट को इंट्रोड्यूस किया, ये जो फ्रिंज पैटर्न है, ये ऐसे वीडियो में देखो ऊपर खिसकेगा, पूरा पैटर्न ही ऐसा ऊपर खिसक जाएगा, बिना किसी डिस्टेंस के चेंज किए। डिस्टेंसेस नहीं चेंज होंगे, बैंड छोटे बड़े नहीं होंगे, बैंड जितने साइज के थे, जैसी इंटेंसिटी के थे, वैसे ही रहेंगे, खाली फर्क ये होगा कि पूरा पैटर्न खिसक जाएगा ऊपर। समझ रहे बेटा? Yes. मतलब ये जो 0 नंबर का बैंड हम एक्सपेक्ट करते हैं एग्जैक्टली एट द सेंटर, अब ये सेंटर में नहीं आएगा, खिसक के ऊपर चला जाएगा। Hmm. अभी कितना ऊपर खिसकेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि शीट का थिकनेस कितना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एंड सो ऑन। तो ये जो पैटर्न ऊपर खिसक जाता है, ये जो पैटर्न अपनी जगह छोड़ के ऊपर हटता है, शिफ्ट होता है, इसे मैं नाम देता हूं फ्रिंज शिफ्ट। समझे बच्चों? यस और नो? Yes, sir. अब फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, भाई ठीक है फ्रिंज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना शिफ्ट हो रहा है, एस्टिमेशन क्या है उसका? तो फ्रिंज कितना शिफ्ट हुआ, इसका आंसर है fringe shift is equal to delta S, let's say, and this delta S is written as capital D divided by small d. आप जानते हैं कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। आप जानते हैं स्मॉल d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस। तो फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू कैपिटल D इंटू स्मॉल d मल्टीप्लाइड बाय path difference, additional path difference, multiplied by what factor? बोलो जरा। एडिशनल ना, एडिशनल मतलब शीट लगाने की वजह से जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आया है वो। तो जरा फॉर्मूले को पूरा करते हैं, आ जाओ फॉर्मूले को पूरा करते हैं बेटा। डेल्टा एस इज इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इनटू, अब एडिशनल पार्ट डिफरेंस कितना है? Mu. Mu minus माइनस 1 इंटू टी। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। हाँ ये बात और है कि अगर यहां पर कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू टी। इसलिए मैंने जनरलाइज कर दिया कि भाई एडिशनल पार्ट डिफरेंस। अगर प्रॉब्लम टफ बना के पूछा तो वो लिखने आना तुमको। तो ये फॉर्मूला है फ्रिंज शिफ्ट का। अब हो सकता है कि ये 0 नंबर का बैंड शिफ्ट करके ये पता नहीं ये दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें बैंड पे चला जाए। अगर मान लो ये 0 नंबर का बैंड शिफ्ट करके ये चौथे नंबर के बैंड पे चला गया, ठीक है ना, ऐसे डॉटेड डॉटेड लिखता हूं, ये 0th ब्राइट बैंड ये यहां से ऐसा खिसक के ऊपर चला गया, तो जरा सोच समझ के बताओ ये कितना शिफ्ट हुआ है। इसी को तो हम डेल्टा एस बोलेंगे, लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो ये डेल्टा एक्स कितना हुआ पता है? 4x। कैसा? 1x, 2x, 3x, 4x। आया कि नहीं आया समझ में? yes. तो ऐसे भी हम गिन सकते हैं इसको, बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट भी गिन सकते हैं, बट यूजुअली वी नीड टू डू सर्टेन कैलकुलेशंस एंड सो ऑन, तो फिर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब बच्चों फ्रिंज शिफ्ट का एक और भी फॉर्मूला है, ध्यान से देखें वो क्या है। डेल्टा एस इज इक्वल टू, इन दी टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्रिंज विड्थ हम इसे ऐसे लिखेंगे, x by lambda and again the same factor mu minus 1 into t। आप बोलेंगे सर ये आपने अचानक कैसे लिखा? तो इसके लिए कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल बात है। x का फॉर्मूला क्या है याद करो, लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। अगर मैं x का फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, और बाकी सबको काट छाट कर दूंगा, तो फाइनल यहीं पहुंचूंगा। Hmm. तो दोनों फॉर्मूले आप याद रखें,
तो हमें अब यहां पे दो बातें पता चली कि जब हम शीट को सोर्स के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, ट्रांसपेरेंट शीट को सोर्स के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, तो नंबर 1 एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो मैग्नीट्यूड में लिखा जा सकता है म्यू -1 इंटू टी, और अगर दो अलग अलग मीडियम्स को रेफर करके इसे लिखा जा रहा है तो μ2 - μ1 इंटू टी। μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ शीट एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। तो एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस है। नंबर 2, शीट को इंट्रोड्यूस करने पर फ्रिंज पैटर्न की इंटेंसिटी, उसके फ्रिंज विड्थ, बैंड के साइज और उसकी कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन पर कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसा पैटर्न जिस हिसाब से बनना था वैसा ही बना, खास करके फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चेंज नहीं हुई। नंबर 3, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही शीट को इंट्रोड्यूस किया गया, व्हाट हैपेंड टू दिस फ्रिंज पैटर्न, क्या हुआ इसका? Shift. तो ये खिसक गया, ये शिफ्ट हो गया। नाउ आई मे आस्क अ क्वेश्चन, वेयर, किधर खिसका? तो आंसर सिंपल है, ध्यान से सुनना। ये पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न उस साइड में शिफ्ट हो गया जिस साइड में शीट लगाई गई है। यानी कि अब मैंने फिलहाल ऊपर वाले सोर्स के सामने शीट पकड़ी है तो पैटर्न ऊपर शिफ्ट होगा। अगर यही शीट मैं नीचे वाले सोर्स के सामने पकड़ता तो क्या होता? नीचे शिफ्ट। पैटर्न नीचे शिफ्ट कर जाता। बात बैठी बेटा दिमाग में? यस सर। नाउ आई वांट टू नो सम एडिशनल रेफरेंस पॉइंट्स हियर। मैं कुछ और चीजें यहाँ पे आपसे जानना चाहता हूं। मान लेते हैं कि ऐसे दो हमारे पास सोर्सेस हैं और हमेशा की तरह जैसे हमारे पास स्क्रीन होती है वैसी स्क्रीन है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमने दो शीट लगा दी है, एक ऊपर लगाया और एक नीचे लगाया। लेट्स से कि ऊपर वाली शीट का थिकनेस T1 है, नीचे वाली शीट का थिकनेस T2 है, ऊपर वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये नीचे वाली शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब बताएं क्या होगा? What will happen to the pattern? पैटर्न शीट लगाने से पहले ऐसा बन रहा था अच्छा खासा। अब आपने बोलना है कि क्या होगा। तो आंसर सिंपल है बेटा, क्या नहीं हर शीट अपना अपना काम करेगी? यस। तो हो सकता है ऊपर वाली शीट की वजह से जो शिफ्टिंग हमको मिले वो कुछ ऐसी हो। करेक्ट है? और हो सकता है कि नीचे वाली शीट की वजह से जो शिफ्टिंग हमको मिली वो कुछ ऐसी हो। करेक्ट है? यस। अच्छा, ऊपर वाली शीट इस पूरे पैटर्न को कहां शिफ्ट कराएगी? ऊपर। ऊपर। नीचे वाली शीट इस पैटर्न को कहां शिफ्ट कराएगी? नीचे। नीचे। तो बताएं नेट शिफ्ट कितना होगा? 0। नहीं होगा 0। 0 उस वक्त हो सकता है जब दोनों शिफ्ट्स इक्वल हों। क्या हम बोल रहे हैं दोनों शिफ्ट्स इक्वल हैं? अगर ऊपर वाली शीट ने 10 बैंड ऊपर खिसका दिए और नीचे वाली शीट ने सिर्फ 4 बैंड नीचे खिसकाए, तो इफेक्टिवली तो ये ऊपर गई 6 बैंड। 10 बैंड्स ऊपर खिसका, नीचे वाली शीट की वजह से 4 बैंड्स नीचे खिसका, तो ऊपर 10 से खिसक रहा है, नीचे 4 से खिसक रहा है, तो इफेक्टिवली तो ऊपर 6 से खिसकेगा। यस। तो इसका मतलब नेट शिफ्ट कितना हुआ? S1 -S2। वेरी गुड, दोनों शिफ्ट्स को माइनस कर दो। हाँ, अब अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा S1 और डेल्टा S2 एग्जैक्टली इक्वल हैं, तब हम क्लेम करेंगे कि नेट शिफ्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0। बट दिस इज कंडीशनल। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हमें दोनों शीट के शिफ्ट्स इक्वल मैग्नीट्यूड में मिलने चाहिए। अभी हम ये बहुत सारी एडजस्टमेंट करके कर सकते हैं, जैसे कि μ1 T1 और μ2 T2 को इक्वल कर दो, सब कुछ बराबर कर दो, या फिर μ1 और T1 के और μ2 और T2 की ऐसी वैल्यूज को चॉइस करो जिससे ये दोनों शिफ्ट्स इक्वल हो जाएं। सो दैट डिपेंड्स हाउ वी वांट टू डिजाइन द प्रॉब्लम, कैसे हम उस प्रॉब्लम को डिजाइन करना चाहते हैं। क्लियर हो गई बच्चों बात? यस। इसमें एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, and I must consider that कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से
कि हमने एक सिंगल शीट लगाई और ऐसे ये पूरा का पूरा फ्रिंज पैटर्न जो है ना ऊपर की तरफ खिसक गया। अब कितना खिसका, तो हम कहेंगे n फ्रिंजेस। कितना खिसका? 10 fringes. n फ्रिंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल 0 नंबर का बैंड जाके पहुंच गया 4 नंबर के बैंड पे, तो ये n का वैल्यू क्या हुआ? 4। जैसे 0 नंबर का बैंड ऊपर जाके खिसक के पहुंच गया 30 नंबर के बैंड पे, 30, तो n का वैल्यू क्या हुआ? 30, है ना? अच्छा, जितने नंबर के बैंड पे वो जाके ओवरलैप कर जाएगा, जाके बैठ जाएगा, क्या उतने x हमको डिस्टेंस गिनना पड़ेगा? Yes. तो अगर मैं ये कहता हूं कि फ्रिंज शिफ्ट इज इक्वल टू nx, समझे? x फ्रिंज विड्थ है। जैसे देखिए यहां पे 0 नंबर का बैंड शिफ्ट हो गया और चौथे बैंड पे चला गया, तो n का वैल्यू क्या हुआ? 4। लेकिन यहां ध्यान से गिनो तो 1x, 2x, 3x, 4x, तो हमको मजबूरी में लिखना पड़ेगा 4x इज इक्वल टू डेल्टा x, डेल्टा s। मजबूरी इन द सेंस रिलेट करके लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? लेकिन डेल्टा s का क्या फॉर्मूला है? x बाई लैम्बडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। सही जा रहे हैं? अच्छा, अब इधर का x और इधर का x कट गया, तो हमारे लिए तो एक बड़े काम का फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ बैंड्स या नंबर ऑफ फ्रिंजेस जितना शिफ्टिंग हुआ है। बोलो क्या मिला आंसर? म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लैम्बडा। काम खत्म। या अगर आपको कितने बैंड शिफ्ट हुआ ये बता दिया गया तो आप थिकनेस निकाल सकते हो, n लैम्बडा डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। ये भी काम खत्म। समझ रहे हो बेटा? ये सुनो, Yes. मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, आपने इसको बिल्कुल एक झटके में कर देना है। और आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है, अभी ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ, इसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। बहुत स्लो मैंने इन चीजों को आपके सामने रखा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आए। एक झटके में करना है आपने। One of the slit in YDS is covered with a transparent sheet of thickness दिया हुआ है। Central fringe shift to a position originally occupied by 30 नंबर का bright fringe। तो कितनी शिफ्टिंग हुई? 0 नंबर का बैंड कहां जाके ऑक्यूपाई हो गया? 30. हाँ, तो शिफ्टिंग कितनी हुई? 30. 30। तो सीधे सीधे बताओ तो n का वैल्यू क्या हुआ? 30। ये क्या है? T. ये क्या है? लैम्बडा। हमको क्या निकालना है? म्यू। तो अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्बडा इंटू टी। क्या कहते हो? ये देखो, Yes. जस्ट पुट अप द नंबर्स। 30 म्यू हमको फाइंड आउट करना है, -1 जैसे का वैसा, 6000 10 टू द पावर -10, थिकनेस 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5। ध्यान से देखो मैंने 5 क्यों रीड किया? क्यों रीड किया? सेंटीमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया? Meter. मीटर। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज गोइंग टू बी 6 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू दिस इज गोइंग टू बी 36 इंटू 10 टू द पावर -6। आई होप आप ये भी समझ पा रहे हैं। तो ये 6 यहां से कट गया, 36 से ये बन गया 6, ये पूरा का पूरा -6 कट गया, यहाँ पे आया -1, -1 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बना 3। सही जा रहे हैं? Yes or no? So you will be getting 3 divided by 6 is equal to mu minus 1. You will be getting half is equal to mu minus 1, which means mu is equal to half plus 1, mu is equal to 3 by 2. क्लियर हो गई बात? Yes. यस। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। कल का लेक्चर हम पूरा फिर इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स पर खर्च करेंगे, अच्छे तरीके से इसके कुछ
वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये सारा फंडामेंटल आपको समझ आ गया कैसे किया जाता है? यस, क्लियर हुआ? चलिए रुक जाते हैं, फिर होपफुली आगे कंटिन्यू करेंगे।